नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों का हिंदी कहानी में कहानी पठन में पहला क्लास है, जिसको हम लोग आगे निरंतर करेंगे। इससे पहले हम लोग बात किए थे पिछली क्लास में कि आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा, फिर उस पर हम लोग कथा सार, उसे महत्वपूर्ण बिंदु, कथा शैली जो भी होता है उस पर हम लोग बात करेंगे और कहानी को, परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा क्या छोड़ा, इस पे एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे सीरियल जो आता था तो उस पर बात होती है। तो जैसे क्या होता था कि पहले स्टार्टिंग के 5 मिनट, जैसे हम लोग बचपन में शक्तिमान देखते थे दोस्तों, तो उसमें होता था कि 5 मिनट का रिकैप आ जाता था और आप लोग को सारी चीज़ें याद दिलाई जाती थी कि इससे पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो दोस्तों वैसे ही हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ते हुए आप लोग को एक बार याद दिला दें कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा। तो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले हिंदी कहानी के सिलेबस के बारे में कुछ पढ़ा था कि सिलेबस में क्या कैसे निर्धारित करें, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कहानी परंपरा को शुरू किया और कहानी परंपरा में हम लोगों ने कहानी का इतिहास, उद्भव, विकास और 20वीं सदी तक जो भी प्रमुख कहानीकार थे उनको देखे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कहानी का मूल पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि इसी पिछली कक्षा में जब हम बात किए थे कि आप लोग पढ़ के आइएगा, तो हमारे कुछ दोस्त हैं और उनका मैसेज आया था कि सर ऐसा कीजिए कि मूल पाठ भी साथ में पढ़ते चलिए, क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता या हम लोग पढ़ नहीं पाते किसी वजह से। तो हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पठन पाठन कर दीजिए ताकि हम लोग कहीं भी रहे। तो तमाम चीज़ें दोस्तों थी, एक कोई समस्या नहीं थी। तो इन सबको नज़र रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक पाठ ऐसा किया जाए कि मूल पाठ ही पढ़ लिया जाए कहानी का, उसके बाद अगली क्लास में शुरुआत करेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास। आज की कहानी है दोस्तों चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की। दोस्तों हम लोगों ने जब पढ़ा था हिंदी कहानी का इतिहास, तो उसमें ये बात किए थे कि कौन सी कहानी प्रेमचंद से पूर्व की युग की है और कौन से प्रेमचंद युग की। लेकिन इस कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का नाम नहीं आता। क्यों, इस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस कहानी को कहानी के अलावा इसको निबंध भी कहा जाता है और हमें उस समय दोस्तों इसको निबंध की श्रेणी में ज़्यादातर रखा गया था। इस वजह से हम अपना अनुभव बता रहा है, जैसे लग रहा था कि उस अनुभव से उसमें नाम न दिया हो या कोई और वजह हो सकती है दोस्तों। लक्ष्मी नारायण वाटसे भी कहते हैं इस बारे में कि ये कहानी नहीं, ये निबंध है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं और इस पे देखते हैं। इस कहानी के जरिए दोस्तों उस समय का जो वो समय था जिस समय काल में ये कहानी लिखी गई, उस समय राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग की गई है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के व्यवस्था पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी को और हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इस कहानी में क्या है और कथासार और समीक्षा तमाम चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें में है दोस्तों सबसे पहले कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलोत्कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो। आगे इसमें दोस्तों कि मैं सुनती हूँ आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। दोस्तों देखिए व्यंग करते हुए क्या कह रही हैं यहाँ पे लेखिका। यह क्या आपका डिपार्टमेंट, कोष्टक में महकमे दोस्तों, डिपार्टमेंट को महकमे कहा जाता है, पुराने में महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी दोस्तों करते होते तो अब तक आपकी बहुत पदोन्नति होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। फिर आगे कहती हैं इसमें कि अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसी पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव,
क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ पर, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। और फिर आगे दे रहे हैं कि यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्ष करते हैं तो क्या आश्चर्य है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर मूल पाठ लेके पढ़ रहे होंगे तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ से देखो दोस्तों, देखिए ये पंक्ति जो है, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिएगा तो अमर, आपको मृत्यु कहाँ और परलोक बनाना कैसा हो, देवता नहीं। और फिर ये दे रहा है दोस्तों कि आपकी जाति कैसे पक्षपात होते हैं। देखो चंद्रदेव का अमृत देखकर उन्होंने अमर कर दिया। यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करते हैं तो आश्चर्य ही किया। दोस्तों ये जो इतनी लाइन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ देता है दोस्तों इतना, और इसका भावार्थ पूछ देगा, या दोस्तों ये पंक्ति देके भी पूछ देता है कि ये पंक्ति किस विधा से और कहाँ से उठाई गई है, किसकी रचना से है। तो क्योंकि दोस्तों ये कहानी है ना, ये निबंध जैसा है और इसमें कहानी निबंध का हमें लगता है मिश्रण है दोस्तों, इसको कहानी विधा में बाद में रख दिया गया है। तो ये हम लोग को ध्यान देने योग्य बातें हैं। इतना आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं हमारे साथ साथ तो आप वहाँ पे टिक लगा लीजिए और इसको IMP में डाल दीजिए। चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं। आश्चर्य क्या है, आगे है कि अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन या निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिए। देखिए दोस्तों, उस टाइम के लॉर्ड कर्जन की जो व्यवस्था थी उस पर लिखा व्यंग करती हैं और आगे फिर कहती हैं कि आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। बता रहे हैं कि चंद्रदेव से दोस्तों व्यंग करते हुए कि आशा करते हैं कि आपको ज़रूर अवश्य पूर्वक आवाहन करेंगे। फिर अगले हम लोग देखते हैं पेज पे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो। दोस्तों यहाँ पे भारतीयों के भांति कृष्णांग तो है नहीं। दोस्तों यहाँ पे वहाँ पे लेखिका ये बताना चाहती हैं कि आप भारतीयों की तरह तो है नहीं, आप तो एक अच्छे पोजीशन पे हैं, अलग हट के हैं, रंग रूप भी आपका अलग है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे नौकरी देने में गौरांग जाति की कुपित हो, वहाँ पे भेदभाव मतलब रंग की वजह से है। और फिर आगे इसमें कहना चाहते हैं कि और फिर आप तो एक संयोग कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमिश्नर और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। दोस्तों देखिए ये कैसे लॉर्ड कर्जन पे व्यंग कर रही हैं अपने कहानी के माध्यम से। और फिर आगे इसी में है कि आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही अब भी है। यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांत न देख सकते होंगे। देखिए दोस्तों ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए हम बता रहे हैं, ये है दोस्तों लाइन वो, क्योंकि आधुनिक भारत इंसान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है, इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण भारत को उतनी दूर से, और दोस्तों इसमें है भली भांत नहीं देख सकते होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग बुक जो है आपके पास वहाँ पे टिक कर लीजिए। और अगर आपके पास ये कहानी की नहीं उपलब्ध है दोस्तों तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे टाइप कीजिए हिंदी साहित्य वाला और वहाँ पे जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे आप लोगों को ये सारे चीज़ें PDF में उपलब्ध करा दी जाएगी, या फिर ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग मेल पे अपना नंबर डालिए हमारे जो पहले दिन बताए थे हिंदी साहित्य वाला @gmail.com, या फिर आप लोग मैसेज में अपना नंबर डाल के
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए कि हिंदी साहित्य वाला का ग्रुप है, और फिर आप लोग वहाँ से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे शुरुआत करते हैं इसमें कि लेखिका क्या कहती है। और फिर आगे कहती हैं कि ये तो आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपया कर भारत को देख जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो हॉलीडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। तो ऊपर जैसे एक पंक्ति थी कि लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगे हैं, तो यहाँ पे लिख के ये बता रही हैं कि यहाँ लोग आंख बंद करके बचपन से ही रहने लगे हैं, यहाँ की स्थितियों से कोई मतलब नहीं है, और वो एक अंधे की भांति अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तमाम चीज़ें घट रही है, घटनाएं, पर कोई देखना नहीं चाहता इसको। और फिर आगे यही दिया है दोस्तों कि नीचे पंक्ति जो हम पढ़े लास्ट वाली की, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को हॉलीडे अवश्य ही रहता है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत का भ्रमण करते। तो चंद्रदेव को इंगित करते हुए लेखिका ये कहते हैं दोस्तों कि अगर ऐसा नहीं है तो आप महीने में नहीं, 8 दिन में नहीं तो आप 8 दिन में नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या ही तो कम से कम आके घूम के और यहाँ पे स्थिति देख के जाइए कि क्या स्थिति है। आगे इसी में है कि इस भ्रमण को कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। और आगे इसी में है कि यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगरों तो विश्वकर्मा के ही लकड़ दादा निकले। और फिर आगे देखिए, यहीं क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशाननाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वत की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही निरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। तो दोस्तों ये भी है इम्पोर्टेंट नाइट, आपको इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये रहा जैसे भगवान निशानाथ जिस समय अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघनाथ पर्वतों को आटे में सिंधु गोद जा सकते हैं, उस नारद वासिनी विश्वमोहिनी सैदामिनी का उज्ज्वल मूर्ति का आलोक प्रदान दोस्तों आगे रात को दिन बना देती है। ये आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ अपने चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वहीं हो रही है। हमारे दोस्तों यहाँ पे लेखिका ये बताना चाहती है कि क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या ब्राह्मण और क्या शूद्र, सबके साथ वहीं व्यवहार हो रहा है। अतः चंद्रदेव आइए और यहाँ की स्थिति को देखिए, आप भ्रमण कीजिए और परिस्थिति को समझिए। और फिर आगे करें कि हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट से इलेक्ट्रिसिटी को लापट का बस कठिन से कठिन कार्य सहज से संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ की पुतली की भांति मुँह ताकते रहते हैं। दोस्तों ये भी इस कहानी के माध्यम से लिखकर यहाँ बता रही हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक हैं, वो भी मुंह बंद करके और शासन व्यवस्था की जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है उसको देख रहे हैं और उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और हमारे यहाँ देखिए, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते हैं। और आगे देखते हैं, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज प्राय घर के आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या बेचारी के भाग्य विधाता ने दासी वृत्ति लिखा है। हरिपदो द्वा त्रैलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं।
वह भी यह स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। आगे है दोस्तों कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती को इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणिनी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम फौजी सामान को देखकर अपने देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। और आगे इसमें कहती हैं दोस्तों लेखिका, और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। आगे है कि वाहन के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर की चका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहुति करती हूँ। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से लेखिका ये बता रही हैं, ऊपर हम लोग देखें कुछ पॉइंट यहाँ इस पंक्ति में बता रहे हैं कि हे चंद्रदेव आप आइए और यहाँ की परिस्थिति को देखिए, स्थिति को देखिए। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो अपनी आंखें बंद किए चुपचाप खड़ा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। यहाँ के बच्चे बचपन से ही जो बढ़ रहे हैं या जो मैच्योर होते जा रहे हैं, वो लोग अपनी आंखें बंद करके जो चल रहा है अब हमारे समाज में कुरीति अव्यवस्था अन्याय, उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सब आंखें बंद के जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप आइए और इस व्यवस्था को देखिए। आपको मैं सादर निमंत्रित करती हूँ, आपसे सविनय आहुति करती हूँ, निवेदन करती हूँ। और आगे इसी में बोल रही हैं कि संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो, जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कलिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शशलांछन आदि उपाधि मलाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कलिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वहीं आजम कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने से प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख में कलिमा छुड़ाने में से वो फलीभूत ना होंगे? और फिर आगे दे रहे हैं कि शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस पूरे कहानी का, और आप लोग इसे नोट कर लीजिए यहाँ से दोस्तों कि आप लोगों की भारी भूल है। यहाँ तक दोस्तों आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग के पास कहानी नहीं है तो जो हम प्रक्रिया बताए जोड़ने के लिए आप जुड़ के वहाँ से कहानी ले लीजिए। और जैसे जैसे ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आप लोग चाहें तो PDF निकलवा के भी सस्ते में आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। एक बार तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, नहीं तो आपके पास मूल कहानी है तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। और हाईलाइटर से दोस्तों इतनी जो पंक्ति है इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये दोस्तों पंक्ति सीधे सीधे उठा कर दे देता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो कहानी या निबंध, ये तो कहानी है, निबंध हालांकि कुछ लोगों ने माना है। तो इसमें यह है कि ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये केवल कहानी तक सीमित नहीं है, और यहीं तक नहीं कि किस कहानी की है दोस्तों। इससे गद्यांश भी पूछ देता है सीधे सीधे दोस्तों। आप लोग भाई कई बार गद्यांश को पढ़े होंगे, देखे होंगे, और फिर इससे क्वेश्चन उठाता है दोस्तों। तो आप लोग इसको पढ़े रहेंगे तो आप लोग को आगे क्वेश्चन करने में भी बड़ी आसानी होगी। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशाधरों महाशय, और न भारत की सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एवं अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं।
अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। और फिर आगे इसी में है दोस्तों कि यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष दोस्तों यहाँ पे लेखक बोल रही हैं कहानी में कि प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विभिन्न राजाओं की सृष्टि हुआ करती थी, पर आपके वंशाधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे काठ की पुतलों की भांति हैं। दोस्तों यहाँ ये जो पंक्ति है दोस्तों, इन्हीं आपके वंशाधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम के हैं वे काठ की पुतली की भांति है। तो यहाँ पे लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से ये बता रही हैं कि जो यहाँ पे राजा थे वो भी अब इस शासनकाल में बिल्कुल चुप पटाए से मतलब कि बिल्कुल चुप हैं और वो मुख की भांति चुपचाप सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। नहीं तो यहीं पहले जो इनकी 2-4 पीढ़ियाँ थी ये कितनी अच्छी शासन की, लेकिन अब इस शासनकाल में लाड़ करचन के शासनकाल में ये भी मुख बने हुए बैठे हुए हैं। और फिर आगे देखते हैं, जैसे उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा सुखी है या दुखी। यहाँ पे लेखक कहते हैं दोस्तों कि अब जो नई शासन व्यवस्था हुई है वो जैसे कहते हैं वैसे ही हम लोग के राजा रहते हैं और उनको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारे राज्य की जो प्रजा है, उनकी प्रजा है वो सुखी है या दुखी है। आगे कहते हैं दोस्तों कि यदि आप कभी भ्रमण करने को आए तो फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथवश लेते हैं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधित बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस गए तो वहाँ से उनको निकालना कोई सहज बात ना होगी। यह जब चिकित्सा दोस्तों आगे है कि यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद के ले जाएं। जब प्लेग महाराज अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उनसे राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। आगे है कि वे लोग 2 दिन का काम घंटे में कर डालेंगे। और आगे दोस्तों है कि अच्छा अब मैं विदा होती हूँ, मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ जरूर आइएगा। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष दोस्तों, सरस्वती 1904 सरस्वती पत्रिका में ये दोस्तों 1904 में पहली बार छपी थी ये कहानी बंग महिला घोष की। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। आप लोग देखें हैं कि ये कहानी कितनी खूबसूरत थी और यहाँ पे अपने माध्यम से लास्ट पंक्ति में भी दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अच्छा अब तो मैं विदा लेती हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों आ भी चुका है, तो आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको भी हाईलाइट कर लिया। तो लगभग 4 या 5 पॉइंट दोस्तों हमने हाईलाइट करवाया जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था दोस्तों। और इसमें लास्ट वाली पंक्ति में जब मैं आपसे विदा हूँ मैंने तो आपसे इतनी बातें कह दी, खेद है कि आप अनुकूल प्रतिकूल कोई जवाब नहीं दिए और मौनावस्था जो आपकी है उससे मुझे मतलब ये स्वीकार करती हूँ कि आप ये सूचना स्वीकार करते हैं। और अच्छा तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। तो यहाँ लिखा ये दोस्तों इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहती हैं
कि आपसे इतनी शिकायत, इतनी बातें की, यहाँ की पूरी व्यवस्था अव्यवस्था के बारे में बताया, लेकिन फिर भी आप इस बात पे बिल्कुल मौन हैं। तो मैं अपनी तरफ से ये समझती हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ ज़रूर आएंगे और आपकी मौनावलंबन ये सूचित करती है कि आप हमारे आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं। अतः हे भगवान, हे चंद्रदेव, आप एक बार हमारे यहाँ घूमने ज़रूर आइए। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और व्यंग्यात्मक ये कहानी है और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे इम्पोर्टेंट लाइन, कथा सार, इसकी कथा तो कहानी तो पूरी पढ़ ली दोस्तों, शॉर्ट में छोटी सी समीक्षा देख लेंगे और इससे इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण लाइन देख लेंगे दोस्तों, कब लिखी गई थी और इससे किस टाइप से क्वेश्चन अभी तक आए हैं, 2, 4, 5, 10 देख लेंगे और इससे संबंधित और क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर लेगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, हम लोग एक निरंतर क्लास पूरा चलाने वाले हैं जिसमें हम लोग समय से पहले अपनी पूरी क्लासेस समाप्त कर लेंगे। आप लोग जुड़िए जल्दी दोस्तों, जितने जुड़ेंगे उतनी जल्दी थोड़ा सा हम लोगों को भी मनोबल बढ़ेगा और क्लासेस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत होगी दोस्तों। हालांकि कक्षाएँ हैं तो जो चल रही है अच्छे से, तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।